नमस्कार दोस्तों, सभी को हर हर महादेव। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक सुपर टैट जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर संपूर्ण तैयारी के लिए परीक्षा रिफ्रेश बुक को कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 800 पेज हैं। इस चैनल पर एक एक पेज को हम कंप्लीट कराएंगे, वो भी ट्रिक के साथ समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप अपना सिलेबस देखिए, ठीक है। हम लोग हड़बड़ाहट में नहीं करना, हमको एक एक पॉइंट बताते हुए चलना है, ठीक है, करते हुए चलना। तो आप अपनी एक रफ निकाल के रख लें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा विषय वस्तु में यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम हम आपको बताएंगे, ठीक है, एक वीडियो मैंने बता दिया है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का पेपर, ठीक है। ये आपका 6/1/2019 को हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी। एग्जाम डेट आपकी 27/5/18, ठीक है। सब डिटेल में बताएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखें प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक उनके बारे में समझाएंगे आपको डिटेल से एकदम ट्रिक के साथ। फिर आपको शिक्षण कौशल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति। फिर बाल जो मनोविज्ञान है उसको, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन दोस्तों। और यहाँ पर इसमें ना आपका भूगोल, आपका संस्कृति वगैरह, आपका पॉलिटी सब शामिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान हम आपको कराएंगे एक एक टॉपिक। सूचना तकनीकी संस्कृत, इसको भी हम एकदम डिटेल से समझाएंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी को भी एकदम डिटेल से समझाएंगे दोस्तों। और अंग्रेजी ये हम आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो इसको भी हम कराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर है हमारा मैथ गणित, ठीक है, तो गणित को भी हम कंप्लीट कराएंगे यहाँ पर। और तर्क शक्ति को भी। तो ये आपका पूरा सिलेबस होगा। और डिटेल से सिलेबस को समझने के लिए एक और वीडियो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसको आप अच्छे से समझना, ठीक है। जो भी टॉपिक है उसको लिखना। अब देखिए थोड़ा सा, और उसमें मैंने बताया भी है कि विज्ञान से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे मैंने आपको अच्छे से बताया। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, जैसे कि आपका जो हिंदी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 40 प्रश्न, ठीक है। विज्ञान से आपके 10 प्रश्न और आपके गणित के 20 प्रश्न आपको पता होने चाहिए कि गणित से आपके 20 प्रश्न आ रहे हैं। यहीं पर आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन दोनों प्लस मिक्स हो जाएगा और उस मिक्सचर से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल से सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कौशल से आपके 10 प्रश्न आएंगे। बाल जो मनोविज्ञान, इससे 10 प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न तो यही हो गए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोल, आप देखिए यहाँ पर रोल किसका है, सामान्य ज्ञान में भी सामाजिक जो घटना है, समसामयिक जो घटना है उससे बताओ दोस्तों। आपके यहाँ पर आंखों खोल के देख लीजिए आप, 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से कंप्लीट कराया जाए, इसकी ना आप पूरे यूट्यूब पर जब ये होगा ना एग्जाम, तब भरमार इन्हीं की क्लास आएगी और आप इनमें ही उलझे रह जाओगे, बाकी सब भूल जाओगे। तो अभी से हम ये कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। इसका हम एक सोल्यूशन एकदम बढ़िया तरीका से आपको बताएं कैसे आप 30 प्रश्न आराम से कर लेंगे इसमें, ठीक है। ये भी हम बताएंगे अच्छे से। और तार्किक ज्ञान को भी हम कराएंगे। और सूचना तकनीकी, ठीक है, 5 प्रश्न। जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति से आपके 10 प्रश्न आएंगे, इनको भी हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। सो अब देखेंगे थोड़ा सा हम प्रश्न। जैसे आपका जो पेपर आया था 2019 में, देखिए गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है, देखिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने बताया संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान, कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब देखो कितना भयंकर शब्द दे दिया है हिंदी में, ठीक है। तो समप्रत्यय का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, ठीक है। नियम का तो आप जानते हैं और प्रॉब्लम समस्या को तो जानते हैं, लेकिन ये हिंदी कितनी खतरनाक दी है, तो इस वजह से आप इंग्लिश को भी देख लिया करें। तो जो गैगने थे वो कॉन्सेप्ट लर्निंग दी है उन्होंने, रूल लर्निंग दी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उनको आप लिखना है, ठीक है। गैगने ने सीखने को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक अधिगम सोपानिक के रूप में प्रस्तुत किया। इस अधिगम सोपानिक के 8 वर्गों में एक स्वस्पष्ट अंतर्निहित क्रम निहित है तथा अगला क्रम पिछले क्रम से उच्चतर अथवा जटिल होता जाता है दोस्तों। जैसे कि उच्चतर, ये मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर अगला क्रम पिछले क्रम से उच्चतर तथा जटिल होता जाता है। अब कैसे होता जाता है देखिए, इन्होंने 8 बताया ना, ठीक है। सबसे पहले संकेत अधिगम, ठीक है। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ठीक है। तीसरे नंबर पर श्रृंखला अधिगम, चौथे पे क्या है, शाब्दिक साक्षर अधिगम, 5वें पे बहुविभेद अधिगम, 6वें पर संप्रत्यय अधिगम, 7वें पे नियम या सिद्धांत, 8वें पे समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार से आपको ये देखने को मिला है, ठीक है। अब देखेंगे
अगला प्रश्न, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो कौन सा हो जाएगा? उद्भवन। कौन सा हो जाएगा? उद्भवन हो जाएगा। जैसे कि देखिए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता, वह अवस्था उद्भवन कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता, परंतु अचेतन रूप से समस्या के विषय में सोचा रहता। उद्भवन काल में कोई भी नई सूचना, नया ज्ञान अथवा अनुभव भंडार में जमा नहीं होता फिर। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, उद्भवन काल। यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि उद्भवन काल में कोई भी नई सूचना, नया ज्ञान अथवा अनुभव भंडार में जमा नहीं होता, वो उद्भवन हो जाएगा। अब इसे समझिए, राष्ट्रीय अस्त विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून, मुंबई, कलकत्ता, सिकंदराबाद। अब आप सोचिए, अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर हो सकती है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। अब जैसे कि आपके पेपर में आ गया, आपको याद कैसे रखना है? तो अस्थि देखिए, अस्थि जैसे कि माँ काली हैं, उनको कलकत्ता, जैसे कि हम यहाँ पर बना नहीं रहे, जैसे कि माता काली हैं तो अस्थि कंकाल को धारण करे रहती है ना दोस्तों। तो ऐसे आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कलकत्ता में। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया, अगर ये क्वेश्चन आता है 100% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये ट्रिक कैसे लग रही है, ऐसी हम सारी चीज़ें समझाते चलेंगे। आपको ये ट्रिक सही लग रही है तो मुझे बताते चलना, हम एक एक चीज़ आपको सही से समझाते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता के बॉन हुगली में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1978 में हुई थी। राष्ट्रीय दृष्टि वादितार्थ संस्थान देहरादून में। तो राष्ट्रीय वादितार्थ संस्थान देहरादून में। ठीक है, और वादी से आप कनेक्ट करना बेंगलुरु भी ऐसे ही लिखा जाता है ना, बेंगलुरु कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हम, तो बेंगलुरु भी ऐसे लिखा जाता है। तो वादिदार्थ जहाँ कहीं आ जाए तो वहाँ पर आप बेंगलुरु की राजधानी देहरादून, इस प्रकार से आप कनेक्ट करें। ठीक है, राष्ट्रीय, यहाँ पर आपको लिखना है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। कौन सा? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर? सिकंदराबाद में। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। तथा राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान। अब देखिए, श्रवण से आपको याद रखना, जैसे कि जो भी सिंगर वगैरह होते हैं तो वो मुंबई में होते हैं ना, वहीं पर गाना गाते हैं, वहीं पर फिल्म वगैरह शूटिंग होती है, श्रवण। ठीक है, तो वो लोग ना वैसे करके बड़े बड़े से हैंड बैग लगा देते कानों में, और फिर क्या हो जाते हैं? बहरे हो जाते हैं। तो बहरे, श्रवण से मतलब सुनने वाला, श्रवण। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए कि राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान मुंबई में स्थित है, ऐसे याद रखना। ठीक है, देखिए, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक बनता है बी ऑप्शन, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। ठीक है, खाने का नमक मजबूत अम्ल HCl और मजबूत क्षार NaOH से बनता है। इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका उपयोग घरों में भोजन बनाने, खाद्य पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बा, परीक्षण में तथा ORS घोल बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ORS घोल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसी सबका। ठीक है, खाने का नमक मजबूत HCl। ठीक है, इसका तो यहाँ पर मजबूत अम्ल लिख के आ जाए तो ये HCl होता है। ठीक है, HCl होता है, प्लस मजबूत क्षार कौन होता है? क्या होता है? मजबूत क्षार क्या होता है? NaOH डैश NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ये क्या है? H2O किसका है? जल का है दोस्तों। ठीक है, जल का है, तो ऐसे याद रखना। अब देखिए, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में आपको ध्यान से पढ़ना है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा? नया संवेग क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी आंसर प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। बस देखिए, वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गति ऊर्जा वस्तु की चाल वेग तथा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जितनी अधिक चाल होती है, गति ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा हुआ तो इसकी गति ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संरक्षण सभी माध्यमों, ठीक है, जो आपका ध्वनि तरंग है उसमें जो माध्यम उस सभी में, और ठोस, द्रव, गैस सभी में होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन क्या होता है? सी ऑप्शन 10⁻6। 1 माइक्रोन 10⁻6 cm होता है। ठीक है, 6 cm होता है। तो देखिए, 1 माइक्रोन 10⁻6, 1 पिको 10⁻12, ठीक है, 1 नैनो 10⁻9, 1 फैम तो 10⁻15।
1 माइक में 10 विभाग 6 ऐसे बोलते चलो। ये चारों को आपको 4 बार रिपीट करना है, ठीक है, ऐसे याद होगा। अब देखिए वातावरण को अभ्यक्ष है जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है, क्या कहलाता है? डी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, और हिंदी में इसको समताप मंडल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित मंडल है। समताप मंडल जो है, समताप मंडल है वो क्षोभ मंडल के ऊपर है, मतलब क्षोभ मंडल ये है, इसके ऊपर समताप मंडल, ठीक है। तो जो लगभग कितना है देखिए 40 से 60 किलोमीटर, कौन? समताप मंडल। समताप मंडल लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मंडल में ओजोन परत स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। ओजोन परत हमारी पृथ्वी की परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। परावैंगनी किरणों से हमें रक्षा कौन करता है? परावैंगनी किरणों से तो कौन करता है? ओजोन परत। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो बी ऑप्शन तिलचट्टा। कॉकरोच अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चला था, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट्स हैं तिलचट्टा कॉकरोच से रिलेटेड आप इनको नोट कर लेना, एक प्रश्न 100% आएगा। देखिए श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तिलचट्टा। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे फैक्ट्स मिलेंगे। देखिए कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कॉकरोच में श्वास इन्हीं श्वास छिद्रों द्वारा होता है। ऑक्सीजन समग्र वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुँचती है। इसी प्रकार कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वसन रंध्रों से बाहर निकल जाती है। आप देखेंगे एक प्रश्न आ गया। देखिए सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ x बराबर 6t² - 5t के अनुसार बदलती है। x मीटर में t सेकेंड में है, कण का प्रारंभिक वेग होगा तो बी ऑप्शन -5 ms। तो ये क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे किसकी कमी से रतौंधी होती है, रतौंधी रोग हो जाता है, तो वो आपको पता होगा विटामिन ए की वजह से, ठीक है। विटामिन ए वसा में घुलनशील एक विटामिन है। विटामिन ए क्या है? वसा में घुलनशील है। विटामिन ए गाजर, पपीता, आम, हरी पत्तेदार सब्जियों, दूध वगैरह में पाया जाता है। विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखता है और बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने वाला रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया रतौंधी, इसमें मतलब ये हो जाता है तो रात को आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। रात को आप अंधे हो जाएंगे। इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 4.4 g CO2 का एनटीपी पर आयतन होगा बी ऑप्शन 2.24 लीटर, ठीक है। अब देखेंगे बी ऑप्शन CO2 के मोलों की संख्या बराबर CO2 का भार, क्वेश्चन में ग्राम में CO2 का भार, ठीक है। इस प्रकार 4.44 बराबर 0.1 मोल, इस प्रकार से आपको करना होगा। इनमें सबसे कमजोर क्षीणबल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर भयंकर देखें, ज़्यादातर सब लोग ये वाला करेंगे लेकिन ये गलत है दोस्तों। इनमें से सबसे कमजोर क्षीणबल पूछा है, कमजोर पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। अब थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक 2 बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिंडों के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक आकर्षण बल होता है, अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक 2 पिंडों के मध्य पाया जाता है। यह बल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों को दुर्बल क्षीण होता है। सभी बलों से क्या होता है? दुर्बल होता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि v² + 8v, ठीक है, 9v + 14 इस करेक्ट। v किस मान के लिए? अश्व का। काफ़ी कठिन क्वेश्चन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ChatGPT से कर लेना। बाकी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आ रहा है, इसमें साइंस वगैरह मिक्स कर दी है, बस आपको दिखाने के लिए हम कर रहे थे। जो चीज़ हम नहीं बता पाएंगे वो नहीं हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या का क्वेश्चन यहाँ पर आपका बता रहा है। ये वाला 11 सही 1/9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर टेट हार्ड आता है दोस्तों, इस वजह से जो भी चीज़ें हैं वो आप अभी से करना स्टार्ट कर दें, सिलेबस कंप्लीट करें। किसी त्रिभुज के अंत केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोणों के अद्रकों से, ठीक है, कोणों के अद्रकों से। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है थ्योरी से, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर देखेंगे, यही वो सब क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम दे देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको ये वाला समझ में नहीं, बस आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इधर देखेंगे 34वें नंबर पर क्वेश्चन पे आए हैं, 34 पे आ गए। देखिए भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयोग करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, सुनील अरोड़ा। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेकर अभी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुझे याद था, अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, शायद बिल्कुल भी याद नहीं, राजीव, हाँ राजीव ऐसे कुछ नाम है उनका, वो है निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। चलो, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन 29 अगस्त को। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन आया। बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा है? बुद्ध चरित्र, तो ये अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। बुद्ध चरित्र महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 को से देख लो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप 2026 का थीम आपको याद रखनी है। ठीक है, 2026 की। अब देखिए, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसे ही आपको 2026 की ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब हम आपको कराते चलेंगे। ठीक है, तो हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हम भूलें नहीं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हुए करंट अफेयर्स के। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये हो गया। अब देखें, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के कौन है? अभी हम ट्रिक से याद कराएंगे। ए ऑप्शन देखो, कितना अजीब सा नाम आया, मत्स्येंद्र नाथ। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे। अब गोरखनाथ जो आप सुनते होंगे, गोरखनाथ, ठीक है, गोरखपुर में इनका मंदिर भी बना है गोरखनाथ का। ठीक है, तो गोरखनाथ के गुरु हैं ये मतेश्वर नाथ, तो इनसे भी बड़े हो गए, गोरखनाथ से भी बड़े हो गए मत्स्येंद्र नाथ। अब देखो, तो नाथ पंथ, अब पंथ से आपको याद रखना पंख, क्या याद रखना? पंख। और पंख किसमें होते हैं? मछलियों में भी होते हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा सा याद रख लें, बस मछलियों में होते हैं कि नहीं। तो मत्स्य से मछली और पंख से पंथ, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन था? मत्स्येंद्र नाथ थे, मत्स्यनाथ। अजीब सा नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा यक्षगान। कौन सा हो जाएगा? यक्षगान। यक्ष से आपको याद रखना कि महाभारत में यक्ष थे। तो भीम पता नहीं कोई गया था पानी पीने, तो खूब नाटक हुआ। वो कह रहा, कौन है सामने आओ, इस प्रकार से नाटक में बोलते कि नहीं। तो कर्नाटक यक्षगान। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना। अब देखो अच्छे से याद करना। देखिए, यक्षगान, कर्नाटक, नाटक। ठीक है, और गरबा गुजरात, ये तो पता ही है। चरकुला उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र में कराया जाता है, हमारे मथुरा वगैरह। ठीक है, अब देखिए जवारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, चरकुला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जवारा याद रखना, ये तो मुझे भी थोड़ा सा भूल गए थे इसे। जवारा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। ठीक है, जवारा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। आप देखेंगे कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई, किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड। ठीक है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर निर्देश को, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीरें लगी हैं। ठीक है, तो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं ने। ठीक है, ये इससे इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। किसके लिए? कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु का लोकगीत है। मिर्ज़ापुर में कजरी उत्सव भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सोवा एयरपोर्ट स्थित है? सोवा, डी ऑप्शन सिक्किम में। अब यहाँ पर देखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। अभी फिलहाल में कितने एयरपोर्ट हैं ये हम सर्च करके आपको जितना भी हम करा रहे हैं करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसका एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें आप पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये खुर्जा में स्थित है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा कहाँ पर दोस्तों? बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आया, वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये लो स्क्रीनशॉट इसका लो। अभी 2025-26 का ढूंढो इसके बारे में और इसे अपनी कॉपी में नोट करो। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत पुरस्कार, ऐसे ही इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये लो। ठीक है, और 2025-26 का ढूंढो इसका। ठीक है, अब देखिए, किस क्षेत्र में ग्लोबल पुरस्कार, ये देखिए ग्लोबल पुरस्कार से भी क्वेश्चन आया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट से क्वेश्चन आया है, तो इसका भी लीजिए अभी। ठीक है, ऐसे करके जो भी खेल वगैरह
करीबन मुझे अभी तक 10 क्वेश्चन दिख चुके हैं करंट अफेयर्स के। ये देखिए एक और क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। हाँ दिसंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ये देखिए मैंने ले लिया इसका, ये भी देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, पता बाद में कर लेना आखिर कितने करंट अफेयर्स क्वेश्चन आए। तो जितने भी हम बताते चल रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम आ जाते हैं 52वें क्वेश्चन नंबर पर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन कालिदास को। किसे कहते हैं? कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा इधर। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ए ऑप्शन 2017 में कुंभ मेले को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आप देखें कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, कथकली। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सी ऑप्शन निशानेबाजी से। अभी प्रेजेंट में एक भाई है जो भाला फेंक रहा है, और वो जो भाला फेंकने वाला जो भाई है वो जो नीरज चोपड़ा, उससे भी आगे निकल गए हैं। उनका नाम सर रोहित है, तो वो बहुत चर्चा में चल रहे हैं। और पेपर शायद 2 से 3 मंथ बाद होगा या 4 मंथ बाद होगा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा। तो आप उसको नोट करना। ठीक है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई बताइए? तो यहाँ पर 182 मीटर, 182 मीटर। ठीक है, और देखिए भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम है डी ऑप्शन। देखिए 1018 कौन सी है? डीजल रही। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अब ऐसे ही आपको 2025-26 का छाट लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखें हैं। देखा ऑस्कर अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा था, इसका भी स्क्रीनशॉट। मानव विकास सूचकांक, इसका भी स्क्रीनशॉट। अब देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन संजय बारू। अभी प्रेजेंट में कौन कौन सी पुस्तक इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में आपको ढूंढना है, और ऐसे ही कुछ पुस्तकें उनके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक, इसके नरेंद्र मोदी होंगे शायद। ठीक है, डी ऑप्शन। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? लेखिका पूछी हैं तो बी ऑप्शन एना वंस हैं। तो ये तब मशहूर होंगी बहुत ज़्यादा, इस वजह से इनका क्वेश्चन पूछा गया। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है, बी ऑप्शन। चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता। ठीक है, अब देखिए अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो सी ऑप्शन है मैकडूगल। ठीक है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन एम आ रहा है इसमें, मोटिवेशन एम आ रहा है इसमें, और मैकडूगल के नाम पर भी एम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। मैकडूगल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में किया। मैकडूगल ने मनुष्य के लिए 14 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। सिगमंड फ्रायड ने अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, क्लार्क एल हल ने अभिप्रेरणा के पौर्ग न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि मॉर्गन का समय प्रासंगिक अंतर्बोध परिचय टेट से। ठीक है, तो मॉर्गन से आपको याद रखना मरे। जब हमारा टेट का पेपर होता तो हम लोग क्या करते हैं? मरने लगते भाई, अरे मरे ऐसे करके करने लगते हैं ना। तो आपको इसे याद रखना है, प्रासंगिक अंतर्बोध परिचय, इसको TAT बोलते हैं, टैट। ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना। और इनके कौन है प्रतिपादक? कौन है? मॉर्गन है दोस्तों। कौन है? मॉर्गन। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इस पूरे व्याख्या का स्क्रीनशॉट लें, इसको आप पढ़ते रहें। ठीक है, सभी की चीज़ों का नोट्स बना के रख लो आप लोग। इसका पूरा PDF हम बताते चलें, वैसे वैसे बनाते चलना, बस आपका सुपर टेट आराम से बढ़िया नंबर से हो जाएगा। ऐसे ही हम करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए सहानुभूति क्वेश्चन में व्यक्ति देखिए ये ऑप्शन दूसरों की परेशानियों को समझता है। ठीक है, सहानुभूति यही होती है कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें। सहानुभूति क्वेश्चन में व्यक्ति दूसरे की परेशानी को समझता है। किसी व्यक्ति की ऐसी संवेदनात्मक प्रक्रिया जो दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित होते हैं, या जिसका रुझान दूसरे की तरफ होता है और जिससे करुणा की अनुभूति होती है, हमदर्दी और चिंताएं शामिल होती हैं, उसे सहानुभूति कहते हैं दोस्तों। पुरस्कार किस प्रकार की प्रेरणा? पुरस्कार बताइए? तो जैसे कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। कैसा? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। पुरस्कार धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। पुरस्कार प्राप्त करना एक आनंददायक तथा सुखद अनुभूति है, बस इतना याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो 2010 से प्रभावी हुआ था, 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया सी ऑप्शन अर्बन द्वारा। देखिए अर्बन महोदय ने मूल को परिभाषित करते हुए कहा, मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे
मानव इच्छाओं की क्या करे, तुष्टि करे। मूल्य के लिए इंग्लिश में वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूयर शब्द से मानी जाती है, जो किसी भी वस्तु की कीमत, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है। तो मूल्य से आपको याद रखना है, क्या करना है, मिलियन, और मिलियन को क्या बोलेंगे, अरब। क्या बोलेंगे, अरब, अरबन से अरब, ऐसे याद रखो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है, तो आत्मगौरव, सेल्फ प्राइड क्या है, सामाजिक प्रेरक है दोस्तों, क्या है, सामाजिक प्रेरक है, ठीक है। और जबकि प्रेम एक जैविक प्रेरक है, क्या है, प्रेम हम किसी से करते हैं। इस पूर्व को हम पढ़ लेते, देखिए सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मानता संबंधों, पारिस्थितिक आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न हो, जैसे कि प्रतिष्ठा, स्वच्छता, आत्मगौरव, ये सब। भूख प्यास जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, भूख प्यास क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक है, जबकि प्रेम जैविक अभिप्रेरक है, ठीक है। देखिए अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है दोस्तों, ठीक है। अब व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सप्तम किसने किया, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सप्तम किसने किया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पार्सन्स ने। किसने किया, पार्सन्स ने, ठीक है। तो व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग, ठीक है, पार्सन्स ने किया। देखो अमेरिका में व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात बोस्टन के फ्रेक पार्सन्स ने किया, जिन्होंने 1905 तथा 1906 में ब्रैड विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करके योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय संबंधी निर्देशन का कार्य प्रारंभ किया। सन 1908 में पार्सन्स ने लोगों के सहयोग से बोस्टन में वोकेशन ब्यूरो की स्थापना की। 1908 में ब्यूरो डायरेक्टरों के समक्ष अपनी प्रथम और अंतिम रिपोर्ट में व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग करते हुए स्वयं को डायरेक्टर तथा व्यावसायिक परामर्शदाता का उल्लेख किया। अब देखिए एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयोग सभी को सफाई एवं सच्चाई, श्रम और समानता एवं सहयोग। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में समानता सहयोग को स्वीकार किया है, बस इतना याद रखना। देखिए ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता, ए डी की माँ है तथा ए डी से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पोते, ग्रांड डॉटर। अब जैसे कि आपका प्रश्न आया है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, क्या ही बताऊँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को अपने आप लगाएं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न फिर से ऐसे ही आ गया दोस्तों, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ये एक और प्रश्न आया, देखो किसी संकेत में फोर्ज को FPTZ लिखा जाता है, तो संकेत में CULPIRT को कैसे लिखा जाता है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, F, ठीक है, FCC, फिर OP, जैसे वो कनेक्ट हुआ है पहला शब्द वैसे ही इसमें ये आप रीजनिंग मान लो, इतना आराम से कर लोगे, शांति से काम लेना, ठीक है। बीट का विस्तृत रूप क्या है, तो बी ऑप्शन, बाइनरी डिजिट, ठीक है। BLE स्टैंड फॉर, BLE का विस्तृत रूप है, तो सी ऑप्शन, विजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये हो गया। ICT का उद्देश्य है, सी ऑप्शन, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर स्मार्ट स्कूल की स्थापना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। देखिए स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT योजना दिसंबर 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुफ्त में अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करने हेतु किया गया था, ठीक है। स्पैम होता है, ए ऑप्शन, अवांछित संदेश, अनवांटेड मैसेज होते हैं स्पैम, ठीक है। स्पैम एक प्रकार का अवांछित संदेश होता है जो बहुत बड़ी संख्या में कम में भेजा जाता है तथा बिना मांगे या बुलाए आ जाता है। इसमें प्राय विज्ञापन भरे होते हैं। स्पैम ईमेल प्रयोगकर्ताओं के लिए एक प्रकार की समस्या बनी रहती है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, रोम है। कौन सी है, रोम है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, रोम, ठीक है। और प्राइमरी से आपको याद रखना है प्यार, क्या रखना है, प्यार याद रखना है। प्यार में क्या होता है, रोम रोम खिलने लगता है, ऐसे आपको याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी प्यार में क्या, रोम रोम खिलने लगता है, डी ऑप्शन राइट। कंप्यूटर की संरचना के अनुसार मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो यूजर द्वारा इनपुट किए डाटा और प्रोसेस डाटा को संग्रहित करती है, ठीक है। मेमोरी डाटा सूचनाएं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो प्रकार के, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैंडम। तो राम हम कैसे बोलते हैं, राम कैसे बोलते हैं, रैंडम बोलते हैं, राम। तो ऐसे रैम का क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं, स्टडी करने लगते हैं, रेड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, सी ऑप्शन, क्रिया के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो व्याकरण जानता है, व्याकरण इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, व्याकरण,
ठीक है। अब देखें, जो विज्ञान जानता वैज्ञानिक, जो बहुत जानता भौगोलिक, जो शास्त्र जानता शास्त्रज्ञ। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। सरस्वती प्रथम काशी से प्रकाशित हुई थी, इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित होने लगी। पुनः फिर इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित होने लगी, पहले काशी से। अब देखें, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था बी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, इनको सुकुमार कवि भी बोलते हैं। चिदम्बरा पर 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महान शब्द में तत्व शब्द प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, सी ऑप्शन महत्व बन जाएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? आदिकाल को महावीर प्रसाद महावीर वीर से आपको याद रखना है, बीजपन काल बोला इन्होंने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजपन काल की संज्ञा दी है। आदिकाल में ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भक्तिकाल के बीज काल रूप में प्रचलित हुए। इसके आधार पर उन्होंने आदिकाल को बीजपन काल की संज्ञा दी। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द फारसी से लिया गया है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदू जैसे फारसी शब्द से हुआ है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतर है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है? ग्रह है दोस्तों इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर यह गद्यांश वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी बड़ा है, तो एक सेकंड यहाँ पर 93 क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको छोड़ दे, इसको हम बाद में कराएंगे। अब देखिएगा, बीत व्यवहारी जागरे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखें, रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, जैसे वहाँ अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी का उपयोग घोषित करता है। उषा काल रूपी चतुर स्त्री तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डूबा रही है। तो रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुबहंत भूषण विनुना विराजयी कविता वनिता मित अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केशवदास। केशवदास का अगर आपके क्वेश्चन में 4 से 5 आ रहे हैं ऐसे लिखे हुए और आपका उसमें केशवदास लिख के आ जाए तो 100% आ जाता है उनका नाम। केशवदास के बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो जानवी नहीं है, बाकी भारती, बीड़ावाड़ी, वाग्देवी। तो जानवी किसका है? जानवी गंगा का पर्यायवाची है। गंगा के अन्य पर्यायवाची देव नदी, सुरसती, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपागा और ध्रुव नंदा, ये सब आपकी जानवी मतलब गंगा के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं द डी ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं हम तुम तू ये सारे शब्द मध्यम तथा उत्तम पुरुष से जुड़े हैं, अतः ये सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप देखिए, ये भी आपको लिख लेना, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं हम, मध्यम पुरुष में तू तुम आप, और अन्य पुरुष में वह वे ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप याद रखना। अब देखेंगे महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन बी ऑप्शन खा च ठा ता और फा। महाप्राण व्यंजन खा च ठा और था और फा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलते हैं उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण समस्त उष्मण महाप्राण है। ख च ठ और था फा, ये सारे अघोष महाप्राण व्यंजन है। जब प्रथम शब्द संज्ञावाची द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि चौराहा, तिरंगा, ये सब। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, ये चीर पुराण है चीर नामी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपका विरोधाभास। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। जब दो विरोधी पदार्थों का सहयोग एक साथ दिखाया जाए तो विरोधाभास अलंकार प्रस्तुत होता है। जहाँ आत्मा के साथ मांसहीन, बुद्ध इत्यादि को वाचक संज्ञा प्रयुक्त हों जो परस्पर विरोधी हों, क्योंकि आत्मा का कोई रूप आकार गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह आपका सी ऑप्शन आउट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखेंगे। देखो चिन्ह, ये पूर्वविराम का चिन्ह, अर्धविराम का चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह, विषमबोधक का चिन्ह, योजक चिन्ह, और ये उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो विशेषण में। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो कवित्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कवित्री। सेले न माणिक्य मकत्य न गजे गजे साधु न ही सर्वत चंदन न बने बने अश्विन सर्व को शब्द करके न भवंती। बी ऑप्शन हो जाएगा, साधु हो जाएगा। ठीक है, देखो सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है सूर्योदय में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष। सूर्योदय में तत्पुरुष समास है। ठीक है, और नीलोपलम में कौन सा समास है? तो डी ऑप्शन क्रमधारय। ठीक है, और दार्शनिक क्रियापद में लकार है, सी ऑप्शन लट लकार। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि
पुरुष वचन, पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो पुरुष में एक वचन, द्विवचन बताया मैंने। आप देखो प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो जैसे कि प्रथम एक वचन में आपका दास्यति है, द्विवचन दास्यत हो जाएगा दास्यन्ति, मध्यम पुरुष में दास्यसि, दास्यस्त, दास्ययत। ठीक है, उत्तम पुरुष दास्यमी, दास्यव और दास्याम, इस प्रकार से। उदिति सविता ताम्र अस्तमेति च संपत्तो विपत्त च महत्व में कल्पता सविता प्रदर्श उदिति। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ताम्र, हो गया। उदिति सविता ताम्र, क्या इस प्रकार से। तो सविता ये मैंने बताया, जिस प्रकार सूर्योदय और अस्त के समय ताम्रवर्ण का ही रहता, उसी प्रकार महान लोग संपत्ति में व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में एक ही समान रहते हैं। प्रत्यशुषा का अर्थ है, तो प्रत्यशुषा का अर्थ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भूगा। ठीक है, अब देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन है। प्रत्यशुषा को यूँ सोचेगा पिता का पिताजी, इस प्रकार से सोचा जाएगा, लेकिन प्रत्यशुषा क्या हो जाएगा भूगा। ठीक है, प्रत्यशुषा आप यही ऐसे भी पिता की बहन सुषा, इस प्रकार से आप भी सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें प्रत्यशुषा भूगा हो गई, प्रत्यव्या चाची हो गई, ज्येष्ठ माँ ताई हो गई, मातृशुभा मौसी हो गई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी गमिष्यत। ठीक है, यहाँ पर पुरुष में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो प्रथम में गमस्ती, गमिष्ता, गमस्ती, मध्य पुरुष गमष्यि, गमष्यत, गमष्यत, गमष्यमी, गमश्यामी, गमश्यावा, गमश्याम, इस प्रकार से। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर 14 देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे गा पद में विभक्त वचन है, विभक्ति वचन है, तो बी ऑप्शन द्वितीय वचन गा में, इस प्रकार से गा। ये अभी आपका यूपी टेट में भी आया है। और यहाँ पर देखेंगे